हेलो फ्रेंड्स। कुछ साल पहले मैंने अपने रेज्यूमे में रिएक्ट को बस ऐड कर दिया था। मुझे आती भी नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे रिएक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और फ्रंट एंड जॉब्स अभी भी है, सबसे ज़्यादा रिएक्ट में ही आ रही थी। अब मुझे आती तो थी नहीं, तो इसलिए उस टाइम तो मुझे वीडियो नहीं मिला। बट अब मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है जिनको रिएक्ट में 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस है, बेसिकली अभी स्टार्ट ही किया है। वो इस वीडियो को ट्राई कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं बहुत ही बेसिक्स से क्वेश्चंस रिएक्ट इंटरव्यू में। एक तरीके से ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी इंटरव्यू के लिए। और जो तो रिएक्ट जिनको आती है थोड़ी बहुत, वो इसको एज ए मॉक इंटरव्यू समझ सकते हैं। क्वेश्चन को सुनो, अपना आंसर सोचो और फिर मेरे आंसर से कंपेयर करो। ठीक है। हे, माय नेम इज़ हैप्पी और मैं हेल्प करता हूँ कैंडिडेट्स की रिएक्ट इंटरव्यूज़ को क्रैक करने में। कैसे करता हूँ? रिएक्ट के गाइडेंस वीडियोस डालता हूँ, करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। तो अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी के अभी प्रेस करो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। ओके, तो अब चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज वर्चुअल डोम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोम एंड वर्चुअल डोम? तो हम डोम जानते हैं पहले से, वो जानना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है। अब हमने जो भी चेंज किया अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू, वो सबसे पहले रियल डोम में अपडेट हो रहा है, राइट? तो फिर वर्चुअल डोम क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्या है? तो पहली बात हमेशा याद रखना कि डोम जो है वो रियल कॉन्सेप्ट है जो कि हर ब्राउज़र में होता है। बट उसके बगैर आपकी जो डोम के बगैर आपकी वेबसाइट इंटरैक्ट नहीं कर सकती, मतलब उसमें आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंजेस नहीं कर सकते अगर डोम का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो डोम इज़ ए रियल कॉन्सेप्ट। पर जो वर्चुअल डोम है वो केवल रिएक्ट के लिए है, वो मैंडेटरी नहीं होता है। केवल उसको फेसबुक ने डेवलप किया है रिएक्ट के साथ। किस लिए डेवलप किया है? ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। ओके। अब प्रॉब्लम क्या होती है डोम के साथ? रियल डोम के साथ एक परफॉर्मेंस प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करता है वर्चुअल डोम। अगर आप एज ए यूज़र एक छोटा सा भी चेंज करते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन में, अपने ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र के थ्रू, तो वो पूरा का पूरा जो लेआउट है, पूरा का पूरा एचटीएमएल री-रेंडर होता है। ठीक है? छोटा सा भी चेंज किया, अगर आपने यहाँ पर एक टाइटल टेक्स्ट चेंज किया, टाइटल टैग एलिमेंट ऐड किया एचटीएमएल में, तो ब्राउज़र पूरे के पूरे पेज को री-रेंडर करेगा, एंटायर पेज। और ये जो एंटायर डोम जो होगा रिफ्रेश होगा और इसकी वजह से टाइम टेकिंग होगा ये, और पेज लोड में टाइम लगेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि स्पीड और परफॉर्मेंस प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्व करने के लिए क्या है? वर्चुअल डोम। अब ध्यान से सुनना, जो रिएक्ट एप्लीकेशन में अगर आप कोई भी रिएक्ट वेबसाइट खोलोगे जो रिएक्ट में बनी है, तो होता क्या है बैकग्राउंड में, रिएक्ट लाइब्रेरीज क्या करेंगी, इस एक्चुअल रियल डोम का एक कॉपी कर लेती हैं इसको, और आपके एज ए यूज़र आपके सामने ये वर्चुअल डोम, इसको कॉपी करके जो डोम बनता है उसको वर्चुअल डोम कहते हैं, और ये आपके सामने वर्चुअल डोम को दिखा देंगी, जो यूज़र के सामने मतलब। और फिर जो भी यूज़र इंटरैक्ट कर रहा है, जो भी चेंजेस कर रहा है, वो बेसिकली वर्चुअल डोम के साथ कर रहा है। उसको बाहर से लगेगा आपको कि आप डोम के साथ ही कर रहे हो, ऐसे पता नहीं लगेगा, बट वो एक्चुअली वर्चुअल डोम के साथ कर रहा होता है, और जो कि एक एग्जैक्ट कॉपी है किसका? रियल डोम का। बट इसकी स्पेशलिटी क्या हो रही है कि जो भी एलिमेंट अब चेंज हो रहा है तो वर्चुअल डोम पूरे उसको रेंडर नहीं करता, उस जरा से स्मॉल चेंज को ही वो अपडेट करेगा। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ वर्चुअल डोम विल बी अपडेटेड, नॉट द होल लेआउट। ठीक है, ये फायदा है इसका। और बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, रिएक्ट एल्गोरिथम्स क्या करेंगी तब, इस वर्चुअल डोम को का जो चेंज हुआ है उसको रियल डोम में अपडेट कर देंगी। अगेन उतना सा ही चेंज अपडेट होगा, पूरा का पूरा लेआउट री रेंडर नहीं होगा। ठीक है, तो ये खासियत है और ये होल प्रोसेस है। और जो ये वर्चुअल डोम से रियल डोम में जाने का जो प्रोसेस है, इसको हम जो कहते हैं रिकंसाइलेशन कहते हैं। जो कौन करता है? रिएक्ट लाइब्रेरीज, रिएक्ट एल्गोरिथम्स। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये क्लियर है हमारे पास। तो क्या था पहले? एक सिंगल स्टेप प्रोसेस था पहले, जब हम रिएक्ट रियल डोम को डायरेक्टली अपडेट करते थे। बट अब वर्चुअल डोम आ गया है तो ये एक 2 स्टेप प्रोसेस हो गया है।
पहले तो हम वर्चुअल डोम में सिर्फ वो वाला पार्ट अपडेट कर रहे हैं जो कि चेंज हुआ है, और फिर हम सेम चीज़ को रियल डोम में भी उतने ही पार्ट को अपडेट कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। ठीक है, और ये थी पूरी स्टोरी, कहानी, और जो भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है उसके बेस पे ये रहे यहाँ पे 4 डिफरेंस डोम और वर्चुअल डोम के बीच। आप इसको पॉज कर सकते हैं, स्क्रीन को रीड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और अब आप इसको बाद में बुक के थ्रू रिफर भी कर सकते हैं फॉर क्विक रिवीजन। ठीक है। व्हाट आर द मेन डिफ़ॉल्ट फाइल्स इन ए रिएक्ट प्रोजेक्ट? तो जब भी आप फर्स्ट टाइम रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम आपको 6 फाइल्स वहाँ पे ज़रूर नज़र आएंगी, और मतलब आपको आपके प्रोजेक्ट में चाहिए ही चाहिए फाइल्स। ठीक है, ये रही वो फाइल्स, और मैं इसमें शॉर्ट आइडिया दे रहा हूँ हर फाइल के बारे में जल्दी से। लेटर हम शायद डिटेल में इसमें क्वेश्चंस कवर करेंगे हर एक फाइल के बारे में, बट अभी एक आइडिया, मतलब हाई लेवल आइडिया कि ये फाइल्स करती क्या है जल्द। तो पहली है हमारी index.html फाइल। index.html फाइल क्या है? ये सिंगल पेज ऑफ द रिएक्ट एप्लीकेशन है। जो हम बोलते हैं ना रिएक्ट सिंगल पेज है, सिंगल पेज है, तो वो सिंगल पेज ये index.html ही होता है। ठीक है, HTML फाइल होती है। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट में कंपोनेंट्स क्रिएट करते हो, तो उसके लिए आप कंपोनेंट्स फोल्डर क्रिएट कर सकते हो इनसाइड द सोर्स फोल्डर, और यहाँ पे आप अपने कंपोनेंट्स डाल सकते हो, कस्टम कंपोनेंट्स। ठीक है, अब उसके बाद हमारी होती है app.js फाइल, और ये हमारा मेन कंपोनेंट होता है। इसको मेन कंपोनेंट कह लो या रूट कंपोनेंट भी कह लो, जिसमें आपके बाकी के सारे कंपोनेंट्स, आपके कस्टम कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं, आप इस मेन कंपोनेंट के अंदर प्लेस करते हो। उसके बाद जो app.js फाइल है वो एक ऑप्शनल फाइल है टेस्ट केस लिखने के लिए, यूनिट टेस्ट केस लिखने के लिए। फिर है index.css फाइल, ये एक ग्लोबल CSS फाइल होती है जो कि आपका स्टाइल शीट मेन, तो जितने भी आपके कंपोनेंट में जो स्टाइल्स हैं वो आप index.css में लिख सकते हो, बट आप सेपरेट भी बना, ये ग्लोबल है, बट आप सेपरेट CSS, अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें ओब्वियसली आप सेपरेट हर कंपोनेंट की एक CSS फाइल अलग से बना लोगे। उसके बाद है हमारी index.js फाइल, ये है हमारा एंट्री पॉइंट फॉर जावा स्क्रिप्ट कोड। तो इस फाइल के बगैर जावा स्क्रिप्ट, मतलब आपकी फाइल जो इंटरेक्टिव बनती है, जो जावा स्क्रिप्ट है, वो यही फाइल है। इसका काम क्या होता है, ये रेंडर करती है ऐप फाइल, जो ऐप फाइल है उसको इनटू द डोम एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी HTML फाइल में तो HTML कंटेंट था इस index.html में, तो उसके अंदर जो कंटेंट जाता है आपके सारे कंपोनेंट्स का, ऐप कंपोनेंट और जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो index.js फाइल के थ्रू ही जाता है, और इसको मैं लेटर डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने शॉर्ट समरी दे दी है सारी की सारी फाइल्स की, ताकि रिवीजन करने में और बहुत आसानी रहे। ये चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ जस्ट आपको, बट रिटर्न में चाहिए होता है, क्योंकि रिवीजन में हम बार बार सुनते नहीं रहेंगे जो मैं कह रहा हूँ, वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। जस्ट एक नज़र डाली और काम हो गया। ऑल राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपने मेरे नेवर गिव अप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है तो एक्सेप्ट कर लो। अपने आप से प्रॉमिस करो और एक कमिटमेंट कर लो कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितने भी रिजेक्शंस फेस करने पड़ें, बट यू विल नेवर गिव अप अंटिल यू क्रैक द इंटरव्यू। ये मेरा खुद का ओन स्ट्रगल स्टोरी है जब भी मैंने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया है। Accept this challenge by writing never give up in the comment section right now. Trust me, जैसे ही आप लिखोगे आपके अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन फील होगा आपके गोल के लिए। How does the React app load and display the components in the browser? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको फ्लो अच्छे से पता होना चाहिए किस तरीके से रिएक्ट में चीज़ें फ्लो किस तरीके से है। तो चलिए, सपोज आप एक यूज़र है, आपने एक वेबसाइट ओपन करी, रिएक्ट वेबसाइट ओपन करी अपने ब्राउज़र में। तो पहले क्या होगा, आपके रिएक्ट सर्वर, फ्रंट एंड सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, और सबसे पहले index.html पेज के पास जाएगी, उसको ढूंढेगी, उसको ओपन करेगी,
और ये क्या है आपका सिंगल पेज जो है आपकी एप्लीकेशन का, वो यही पेज है। अब ये index.html क्या करेगा, रिएक्ट लाइब्रेरीज की हेल्प से index.js पेज को खोलेगा, ठीक है, उसको रेंडर करेगा। और index.js क्या है, आपका एंट्री पॉइंट है जावास्क्रिप्ट के लिए। वैसे तो एंट्री पॉइंट index.html है, बट जो जावास्क्रिप्ट का एंट्री पॉइंट है आपकी एप्लीकेशन में वो index.js है। फिर ये index.js किसको कॉल करेगा, app.js को कॉल करेगा, जो कि क्या है आपकी एप्लीकेशन का रूट कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है, जिसके अंदर आपके सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स एज ए प्लेस होल्डर है, आप कह सकते हैं इसको। तो पेरेंट भी कह सकते हैं आप, चाइल्ड सॉरी रूट भी कह सकते हैं। अब ये रूट कंपोनेंट के जो कोड का रिप्लेस होंगे, जो जो रूट एलिमेंट index.html है उसमें इसके सारे कंपोनेंट डिस्प्ले होंगे, ये index.js मदद करेगा इसमें। तो ये जो सारी सेटिंग्स हैं किस में प्रेजेंट होती हैं, index.js में करने के लिए आपको जो जितने भी आपके जो app.js के कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे कुछ इस तरीके से, बहुत सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे, ये आपके index.html में जाएंगे किसके हेल्प से, index.js की हेल्प से। तो ये था एक फ्लो, मतलब मैंने बहुत ही ब्रीफ में आइडिया दिया है। आप जब index.js फाइल को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, मैं दिखाऊंगा एक क्वेश्चन में कि एक्चुअली होता कैसे है, कैसे जा रहे हैं। बट ये फ्लो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, कभी कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए कि ओके ऐसे ऐसे काम हुआ। जब index.html में गया तब जाके फाइनली जो डिस्प्ले आपके जो ब्राउज़र में आप UI देख रहे हैं, वो ये जो सारे कंपोनेंट्स देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ तक आया और किस तरीके से ये वापस गया। तो ये था इस क्वेश्चन का शॉर्ट और सिंपल आंसर। और हाँ, ये कुछ फाइल्स का वो भी है, डिटेल्स मैंने दी है नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि लेटर अगर आप चाहो तो देख सकते हो एक बार और पॉज करके कि क्या हुआ। बट अगर समझ में आ गया जो मैंने कहा तो ज़रूरत नहीं है इसकी। What are state, stateless, stateful and state management terms? अब यहाँ से शुरुआत होती है हमारी स्टेट मैनेजमेंट की, रिएक्ट हुक्स की, उसके बाद रिएक्ट हुक्स की। ये जो टर्म्स हैं ये बहुत ही बेसिक हैं और ये समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ में आ गई तो रिएक्ट हुक्स फिर हम समझ सकते हैं। ये समझ में नहीं आए स्टेट क्या है, स्टेटलेस क्या होता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिक्स, फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट स्टेट करके कुछ इस तरीके से, और हम इसके अंदर आप देख रहे हैं एक वेरिएबल काउंट वैल्यू उसकी सेट कर रहे हैं वैल्यू 0। ये क्या है, डाटा है, राइट। बट यही डाटा को तो हम स्टेट कहते हैं। स्टेट रिफर्स टू द करंट डाटा ऑफ द कंपोनेंट, करंट डाटा। ये इनिशियल स्टेट है इस वेरिएबल काउंट की। अब क्या होगा लेटर, अगर हम नीचे देख रहे हैं तो ये स्टेट अपडेट हो रहा है काउंट इंक्रीमेंट मेथड के अंदर, इस काउंट में हम ऐड कर रहे हैं तो स्टेट भी अपडेट हो रही है। और फिर फाइनली हम क्या कर रहे हैं, नीचे इस काउंट को UI में डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। अब UI कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, कि जब हम बटन क्लिक करें और जब हम इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा इस बटन क्लिक पे, तो वैल्यू ऑफ द काउंट इंक्रीमेंट होनी चाहिए, राइट, इस कोड के हिसाब से, क्योंकि फंक्शन कॉल होता रहना चाहिए। बट आप ब्राउज़र में देख रहे हो आप ये 0 ही रहेगा अगर मैं इसको प्ले करूं तो। और यहाँ पे लॉग अगर आप देखोगे, मैं सेम चीज़ को लॉग भी कर रहा हूँ नीचे कोड में, देख रहे हो, बट ये लॉग यहाँ पे होता जा रहा है नई वैल्यू, बट वो वहाँ पे UI में रेंडर नहीं हो पा रहा है। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके लिए क्यों, और इस प्रॉब्लम रिएक्ट की मतलब इसके लिए हमें स्टेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और ये क्या किसका एग्जांपल है, स्टेटलेस का। जो ये हम काउंट स्टेट अपडेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, स्टेट हम अपडेट कर रहे हैं, डाटा हम अपडेट कर रहे हैं, पर वो डाटा रेंडर नहीं हो पा रहा है UI पे। स्टेट इज नॉट मैनेज्ड, इसको मैनेज करना पड़ेगा, स्टेटफुल बनाना पड़ेगा। अब कुछ इस तरीके से एक्सपेक्टेड ब्राउज़र है हमारा, और यहाँ पे आप देखोगे अगर यहाँ पे मैं प्ले करूँगा और बटन को मल्टीपल टाइम्स क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वीडियो है, ओके, मैंने वीडियो लिया है उसका, और ये यहाँ पे UI में अपडेट हो रहा है,
कंसोल में भी अपडेट हो रहा है, यूआई में भी अपडेट हो रहा है। इसका मतलब ये जो है स्टेटफुल है। ये इस कोड की वजह से नहीं हो रहा है, इसके पीछे दूसरा कोड है, वो मैं तब समझाऊंगा जब मैं स्टेट मैनेजमेंट समझाऊंगा। ये अलग कोड की वजह से हो रहा है। तो इसके लिए हमें रिएक्ट हुक्स की ज़रूरत पड़ती है, कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स की। दोनों में से कोई सा भी एक तरीका हम अपना सकते हैं। बट आपको अब समझ में आ गया होगा कि स्टेट क्या होता है, स्टेटलेस क्या होता है, स्टेटफुल क्या होता है, स्टेट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरत है स्टेटलेस से स्टेटफुल बनाने के लिए। तो फाइनली 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। स्टेट रिफर्स टू द करंट डेटा ऑफ द कंपोनेंट, एंड stateful or state management means when a user performs some actions on the UI, then the React application should be able to update and re-render the data or state on that UI. ये re-rendering ability जो है ना, ये होती है state management। तो ग्रेट, अब आपको आइडिया लग गया होगा इन सब का। What are props in JSX? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे मत बढ़ना अगर 1% भी डाउट है तो एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले सपोज ये आपका एक पेरेंट ऐप कंपोनेंट है और आपकी एप्लीकेशन में, और इनसाइड ऐप कंपोनेंट के हम एक चाइल्ड कंपोनेंट रख रहे हैं, और चाइल्ड कंपोनेंट में हम कुछ पास करना चाहते हैं डाटा। तो वो हम कुछ इस तरीके से पैरामीटर्स की हेल्प से डाटा पास करेंगे, किसमें, चाइल्ड कंपोनेंट में। और रिसीव करने के लिए चाइल्ड कंपोनेंट में हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे प्रॉप्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में कुछ इस तरीके से हम प्रॉप्स से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, props डॉट नेम, props डॉट पर्पस, और फाइनली कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो आप समझ गए मतलब। तो ये है प्रॉप्स। व्हाट आर प्रॉप्स, डेफिनेशन क्या है। प्रॉप्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज है, और props are a way to pass data from parent component to a child component. Simple but very important, और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है ये। हेलो फ्रेंड्स, एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। ये जो वीडियो है ये मेरे फुल कोर्स, जो आपका टॉप 200 रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैंने रिएक्ट हुक्स, रिडक्स, टाइपस्क्रिप्ट सब कुछ कवर किया है। और ये जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की, जिसमें सारे 200 क्वेश्चंस हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने एज ए लिंक दिया है। तो इन कैंडिडेट्स की तरह जिन्होंने मेरे कोर्सेज़ यूज़ करके अपनी जॉब्स क्रैक करी हैं, आप भी ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, और आप इस कोर्स को ट्राई कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, इसी में कंटिन्यू करते हैं। What is the role of index.js file and React DOM in React? तो हमें पहले से पता है कि जो हमारी ये index.html फाइल है, इसका क्या रोल है। स्टैटिक पेज है, राइट। इसमें हमारे पास एक id इक्वल टू रूट करके होता है इसके अंदर। अब होता क्या है कि जब रिएक्ट एप्लीकेशन चलती है, तो जो रिएक्ट लाइब्रेरी हैं वो index.js फाइल भी लोड करती हैं इस index.html फाइल के साथ। और index.js फाइल के अंदर हम यूज़ करते हैं React DOM पैकेज इस तरीके से। ये क्या पैकेज क्या करता है, ये पहले इंपोर्ट कैसे होता है पैकेज, आप टॉप में देख रहे होंगे React DOM/client लाइब्रेरी, यहाँ से हमने इसे इंपोर्ट किया React लाइब्रेरी से। आप चाहे तो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को एक्सपेंड करके भी इस पैकेज को देख सकते हैं। अब React DOM पैकेज करता क्या है, ये इसके अंदर एक मेथड होता है क्रिएट रूट मेथड, जिस मेथड का यूज़ करके ये पहले तो रेफरेंस पकड़ लेता है आपके रूट एलिमेंट का, जो कि आपका index.html फाइल में प्रेजेंट है, और उस रेफरेंस को एक वेरिएबल को असाइन कर देता है। अब फिर हम इस वेरिएबल के रेंडर मेथड को कॉल करते हैं, यूज़ करते हैं, और वहाँ पे अब रूट क्या है हमारे पास, ये हमारा जो id इक्वल टू HTML फाइल में रूट था वो हमने पकड़ लिया रूट में। अब रूट में हम रेंडर कर दिया हमने कंपोनेंट, फिर ये रेंडर कहाँ हुआ, HTML फाइल में रेंडर हो गया। ओके, तो इसलिए हमारा ये रेंडर मेथड यूज़ होता है यहाँ पे। तो फाइनली div जो रूट है उसकी जगह हमारा ऐप कंपोनेंट, और उसके अंदर जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं वो ब्राउज़र में दिखने लग जाते हैं, डोम में आ जाते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन बोलें रिएक्ट डोम की तो क्या है, React DOM is a JavaScript library that renders component to the DOM और browser। कंपोनेंट्स को ब्राउज़र में भेज देता है, दिखा देता है, रेंडर कर देता है।
और index.js फाइल क्या है? Index.js file is the JavaScript file that replaces the root element of the index.html file with the newly rendered components with the help of React DOM package. ठीक है, तो बेसिकली index.js बस React DOM का यूज कर रहा है, काम तो एक्चुअली React DOM ही कर रहा है। आप चाहे तो इंडेक्स मतलब एक्चुअल काम जो है आपका React DOM कर रहा है। तो ये जो आप यहाँ पे एक और ये स्ट्रिक्ट मोड वाला देख रहे हैं, इसको अभी इग्नोर कर सकते हैं। ये बेसिकली डीबगिंग और स्पेशल काइंड ऑफ रैपर है। डीबगिंग में ऐसे बहुत सारे रूटिंग और बहुत सारे रैपर्स होते हैं जो जिसमें आप अपने ऐप कंपोनेंट को रैप कर सकते हैं। तो आप इसको हटा भी देंगे तो अभी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शनल है ये। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द app.js फाइल इन रिएक्ट? अब हो सकता है हमें पहले से पता हो, ऐप कंपोनेंट सबको पता है, बट जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए, ये आपका माना कि वेब पेज है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं कुछ इस तरीके से, 1 2 3 100 हो सकते हैं। बट इन सब कंपोनेंट्स का एक पेरेंट कंपोनेंट होगा जो कि रूट कंपोनेंट होगा, जो कि एक एज ए कंटेनर काम करेगा, क्योंकि उसमें ये सारे चाइल्ड कंटेन करेगा वो, इसलिए उसे कंटेनर भी कहेंगे। तो ये चाइल्ड कंपोनेंट्स पे कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है ऐप कंपोनेंट, और ये डिफ़ॉल्ट रूट कंपोनेंट होता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, नाम कुछ और कर सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट जब रिएक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट करते हैं तब यही होता है, ठीक है। अब पहला कंपोनेंट होता है ये आपकी, जो कि सोर्स फ़ोल्डर के अंदर होता है। अब इसकी 3 मेन पॉइंट्स हैं, ये आपने देख लिया यहाँ पे ऐप कंपोनेंट कुछ इस तरीके से। पहला पॉइंट, app.js फाइल कंटेन्स द रूट कंपोनेंट ऐप ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। अब फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, app.js, app1.js, पर असली कंपोनेंट का नाम ये होता है जो ऐप आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऐप कंपोनेंट इज लाइक ए कंटेनर ऑफ ऑल द अदर चाइल्ड कंपोनेंट्स। तीसरा पॉइंट, app.js डिफाइंस द स्ट्रक्चर, लेआउट एंड रूटिंग इन द एप्लीकेशन। तो इसमें आप रूटिंग मेंशन कर सकते, क्योंकि आप इसके अंदर एक ऐप चाइल्ड नहीं, बहुत सारे चाइल्ड लिखेंगे, तो उसमें उनको आप रैप कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, लेआउट स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिव, कौन सा चाइल्ड कंपोनेंट किस डिव के अंदर रहेगा। तो बेसिकली ये इन शॉर्ट इसके 3 पॉइंट्स हैं, और कंप्लीट ये है हमारी कहानी app.js फाइल के बारे में। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ JSX? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक नई लैंग्वेज है, तो इसके एडवांटेजेस आपको पता ज़रूर होने चाहिए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, तभी ये बिकॉज ये इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो एक एक करके हम देखते हैं कि 5 एडवांटेजेस क्या हैं JSX के। तो पहला तो हम जानते हैं, जैसा कि हमने JSX के कोड को देख के हमें पता लगा कि इट इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड राइटेबिलिटी। बहुत दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है JSX में एज़ कंपैरिजन टू अगर आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे तो। दूसरा एडवांटेज है वो है हमारा JSX में एरर चेकिंग इन एडवांस होती है, जैसे टाइप सेफ्टी भी कह सकते हैं। JSX इज़ ए टाइप सेफ्टी। ओके, द लैंग्वेज, द सिंटैक्स इज टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करता है JSX लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है टाइप सेफ्टी का, या एरर चेकिंग इन एडवांस का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर हम कोड देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारा एक सिंपल सा JSX कोड है, राइट। अगर हम यहाँ पे H1 टैग को हटा देंगे इस तरीके से, तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये रेड हो गया, और ये यहाँ पे नीचे कंपाइल टाइम एरर शो हो रही है, और ये बता रहा है कि व्यू प्रॉब्लम, देयर इज़ ए प्रॉब्लम इन योर कोड। ओके, तो ये जो होता है ये टाइप सेफ्टी कहलाता है, कि ये आपको एडवांस में एरर चेकिंग हो रही है, और एज ए डेवलपर यू कैन ऑन द स्पॉट फिक्स दिस एरर। आप तभी के तभी इस एरर को सही कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है फ्रॉम डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। बट अगर आप इस कोड को कमेंट कर लेते हैं इस तरीके से, और ये जो नीचे वाला कोड है जो कि जावास्क्रिप्ट कोड है सेम JSX सिंटैक्स का, इन रियलिटी ऑल्सो लाइक ये जो JSX है, इसका ये जब कन्वर्ट होगा बैबल के थ्रू, तो ये इस तरीके के कोड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये आपका जो ये यहाँ पे आपको देख रहे हैं, मैंने H1 से यहाँ पे H कर दिया, अब ये गलत है, बट यहाँ पे आपका एरर नहीं चेक हो पा रहा है, और आपका कोई अंडरलाइन है, आपको पता ही नहीं लगेगा एज ए डेवलपर कि यहाँ पे आपने एक गलती कर दी है, ठीक है।
और ये आपको तब बाद में इन ऑब्वियसली ये आगे जाके सही रन नहीं होगा और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, तब आपको ये फाइंड करने में दिक्कत आएगी कि मैंने गलती कहाँ करी। और दिस इज़ टाइप सेफ्टी, कि आपको जो कि JSX प्रोवाइड करता है पर डायरेक्ट जावा स्क्रिप्ट जो है बहुत जगह पे नहीं प्रोवाइड करता है। तो अगर हम बैक टू ये आए, तो ये हमारा सेकंड एडवांटेज है JSX का, टाइप सेफ्टी। जो तीसरा एडवांटेज है हमारा कि JSX सपोर्ट जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस। जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इस तरीके के, अगर आप देखेंगे करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने ये नेम, ये जो यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको इसके अंदर लिया, तो ये हेलो जॉन इस तरीके से आ जाएगा। तो ये बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब बहुत ही आपको वेरिएबल को जो डिफाइन करने के लिए इस तरीके से करली ब्रेसेस के अंदर 2+2, तो आपको यहाँ पे है 4 मिल जाएगा। तो ये वैसे तो ये फीचर जावास्क्रिप्ट की है पर JSX इसको सपोर्ट करता है। तो ये इसका तीसरा एडवांटेज है JSX का। चौथा है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। तो इसमें परफॉर्मेंस आपकी बेटर होती है एज़ कंपैरिजन टू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, उसमें शायद स्लो हो सकती है। और पांचवा है कोड रीयूजेबिलिटी। तो बेसिकली ये जो भी आपके 5 JSX के एडवांटेजेस हैं, रिएक्ट ने फेसबुक ने ये यही सोच के बनाया है कि इसमें जितनी भी बेटर फीचर्स हैं फ्रॉम द जावा स्क्रिप्ट और जो भी पॉसिबल है रीडेबल राइटेबल इस तरीके का कोड लिखने का, तो ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं ताकि रिएक्ट में आपको कोड लिखना आसान पड़े एज ए डेवलपर। What are the 5 differences between functional components and class components? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मैं 5 डिफरेंसेस क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा बताता हूँ 1 या 2 पॉइंट्स में आंसर नहीं होता है इनफ। आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट देने चाहिए किसी भी क्वेश्चन के, तभी वो एक लाइन में आंसर दे दोगे तो लगेगा कि रटाया रटाया आंसर है। तो 3 पॉइंट तो देने ही चाहिए, उससे ज़्यादा बहुत अच्छी बात है। तो पहला जो डिफरेंस है वो है कि ए फंक्शनल कंपोनेंट इज डिफाइंड एज ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन, वेयर एज द क्लास कंपोनेंट इज डिफाइंड एज ए जावास्क्रिप्ट क्लास। ठीक है, ये ES6 इसलिए लिखा है क्योंकि ES6 स्टैंडर्ड ने ही जावास्क्रिप्ट में क्लासेस इंट्रोड्यूस करी हैं। सेकंड डिफरेंस है बेस्ड ऑन द स्टेट। फंक्शनल कंपोनेंट ओरिजिनली स्टेटलेस तो होते हैं, बट अब वो स्टेट मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग हुक्स, जबकि क्लास कंपोनेंट शुरू से ही कैन मैनेज द लोकल स्टेट विथ दिस डॉट स्टेट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है फंक्शनल कंपोनेंट्स डू नॉट हैव लाइफ साइकिल मेथड्स, ऑब्वियस, वेयर एज क्लास कंपोनेंट्स हैव लाइफ साइकिल मेथड्स। चौथा डिफरेंस है रीडेबिलिटी। फंक्शनल कंपोनेंट्स आर मोर रीडेबल, कंसाइज एंड सिंपल, राइट, जबकि जो क्लास कंपोनेंट्स होते हैं कैन बी मोर वर्बोस और कैन बी कॉम्प्लेक्स। वर्बोस मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं वो। और तो फंक्शनल कंपोनेंट्स का मतलब है क्लियर विनर है यहाँ पे, क्योंकि ईजियर है लिखने में, तो इट्स अ गुड थिंग। फिफ्थ डिफरेंस है फंक्शनल कंपोनेंट डू नॉट हैव दिस कीवर्ड्स, यस, whereas class component have these keywords for accessing properties of the class, okay, or for other things. फाइनली एक बोनस डिफरेंस भी है 5 के बाद मैंने दे दिया है कि फंक्शनल कंपोनेंट्स डू नॉट हैव रेंडर मेथड, इफ यू रिमेंबर, राइट, जबकि वेयर एज क्लास कंपोनेंट्स में रेंडर मेथड होता है। ग्रेट, आई होप अब आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होगा। मे बी आपको 2-3 पहले से पता होंगे, बट अगर हमारी को ज़्यादा पता होते हैं तो गुड, इट्स गुड। ठीक है, और रिवाइज भी कर सकते हैं आप इसको बाद में। व्हाट इज रूटिंग एंड रूटर इन रिएक्ट? रूटिंग का मतलब है नेविगेशन। रिएक्ट में क्या होता है कि कभी कभी हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाना होता है और बिना पेज को रिफ़्रेश किए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक वीडियो है, इसमें ब्राउज़र है हमारे पास और आप देख रहे हैं कि कैसे मैं एक लिंक को क्लिक कर रहा हूँ तो कंपोनेंट जो नीचे होम से अबाउट कॉन्टैक्ट चेंज हो रहा है, राइट। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमें कभी कभी URL अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें डायरेक्ट URL यूज़र को शेयर करना पड़ता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ URL में भी चाहिए जो हम कंपोनेंट का चेंज कर रहे हैं, बट हमें पेज का रिफ्रेशमेंट रीलोडिंग नहीं चाहिए। ठीक है,
तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम रूटिंग का इस्तेमाल करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया ये ज़रूरत बहुत होती है जब यूज़र्स में हमें डायरेक्ट यूआरएल शेयर करना पड़ता है। तो व्हाट इज़ रूटिंग इन रिएक्ट? ये है हमारे पास डेफिनेशन। रूटिंग अलाउज यू टू क्रिएट ए सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन विद नेविगेशन विदाउट द नीड फॉर ए फुल पेज रिफ्रेश। ठीक है। व्हाट इज रिएक्ट रूटर? React Router is a library for handling routing in React application. तो ये React Router एक लाइब्रेरी है और कुछ नहीं है. It enables navigation and rendering of different component based on the URL. जैसा कि मैंने बताया कि URL अगर चेंज होगा तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे आप जा सकते हैं, वो रेंडर होगा. तो वो दोनों ही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेटर रेफरेंस के लिए इजी रहेगा. तो ये था हमारा रूटिंग और रूटर. आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे रूटिंग पे. ऑल राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चंस. अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं इसका मतलब ये है कि आप में करेज और पेशेंस तो है इंटरव्यू क्रैक्स करने के लिए. बस आपको स्टॉप नहीं करना है. आपको इंटरव्यू देते रहने हैं जब तक कि आप अपने गोल को पा ना लें. और मेरी तरफ से बस एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपने शुरुआत नहीं करी है अभी तक इंटरव्यू देने की तो शुरू कर दो. क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इंटरव्यूज़ आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग. इंटरव्यूज़ से खाली हम लर्न नहीं करते हैं, बल्कि अगर आप सिलेक्शन हो जाए तो जो रिवॉर्ड होता है ना, वो बहुत ही बहुत बढ़िया होता है. और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी कुछ खोने के लिए है नहीं. देखो, अगर आप इंटरव्यू नहीं दोगे तो वो एक बहुत ही, क्योंकि आप ऑलरेडी मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़. आप एग्ज़ाम दे नहीं रहे हो तो आप ऑलरेडी फेल्ड हो गए हो उसमें. कंपनीज़ रुकेंगी नहीं, वो किसी और को हायर कर लेंगी और आगे बढ़ जाएंगी, आपके लिए इंतज़ार नहीं करेंगी. ठीक है. बट अगर आप इंटरव्यू दे के आप रिजेक्ट हो गए, इस केस में एटलीस्ट आपको कुछ सीखने को मिला और नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू दोगे आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे. इन शॉर्ट, start giving interviews and do accept my this never give up challenge until you crack the interview. Just comments box में लिख दो never give up. Okay, finally all the best from my side. मैं सपोर्ट करता रहता हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जॉब वीडियोस में डालता रहता हूँ. और आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो बाय प्रेसिंग द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच.